नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपकी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आया हूं, जो प्रिय अंकित सर जी के द्वारा बनाए गए 15 मॉक टेस्टों में से आज दूसरा है। पहले मैंने करा दिया है, जिस किसी बहन और भाई ने नहीं किया वो कृपया कर लें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करें। बिना समय गवाए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। इसमें हिंदी के 37 प्रश्न रहने वाले हैं और जीएस के 38 प्रश्न रहने वाले हैं। जो जीएस के 38 प्रश्नों को आप क्लास में ही याद करने की गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जीएस के 38 प्रश्न किससे बताने वाला हूं? ट्रिक से बताने वाला हूं। साथ ही ट्रिक से बिना समय गवाए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने हिंदी का, और साथ ही जिसने ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर लिए हैं वो एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर अपना स्कोर जरूर बता दिए, और रिवीजन के तौर पर कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर बता दें कि आपका स्कोर क्या है हिंदी और जीएस में, दोनों में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि साथ ही हमें प्रश्न पूरा पढ़ना है। प्रश्न में सही पूछा है या गलत पूछा है, तो बताओ तो क्या है इस प्रश्न का ठीक जवाब। यानी कि अवधि पूर्वी हिंदी में आती है, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ जी, साथ ही आती है। इसमें पूर्वी हिंदी में कितनी भाषाएं आती हैं? 3 आती हैं, 3 बोली आती हैं। ठीक है। और ब्रज भाषा, ये भी ठीक है, क्योंकि ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, इसमें कितनी आती है? इसमें 5 आती हैं। ठीक है। हमारी बोली कितनी होती है? 17 होती है। साथ ही कितनी? 17। और भोजपुरी पूर्वी हिंदी ये नहीं आती, और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती, ये आती है। जो नहीं है वो ही ठीक आंसर है, क्योंकि गलत पूछा है। आइए हम सीखते हैं कैसे। यानी कि पूर्वी हिंदी के लिए याद रखो ABC। A फॉर अवधि, B फॉर अवधि बघेली, और C फॉर छत्तीसगढ़ी। यानी कि अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। भूलोगे तो नहीं? बहुत अच्छे। और हमारी ब्रज भाषा यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसमें कितनी आती है? 5। सबसे पहले ब्रज भाषा हुई नंबर 1, दूसरी पर खड़ी बोली हो गई नंबर 2, जिसको हम क्या बोलते हैं? कौरवी। एक ट्रिक याद कर लो, कौन सी वाली करनी है? मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। कौन सी करनी है ट्रिक? याद करो, KBH, यानी कि K फॉर खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी नाम से भी जानते हैं। B फॉर ब्रजभाषा, K फॉर कन्नौजी, और B फॉर कौन सी? बुंदेली। और H फॉर कौन सी होती है? H फॉर तो साथ ही हरियाणवी होती है, जिसको हम बांगरू नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बांगरू नाम से। गलती नहीं करनी है। और साथ ही ध्यान से सुनो थोड़ा सा और ये भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो भोजपुरी हमारी किसके अंतर्गत आती है? जल्दी बताओ किसके अंतर्गत आती है? ये हमारी आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बिहारी। अब बिहारी की बात करूं तो इसमें भी कितनी आती हैं? 3 आती हैं। 3 इसमें हो गई, 5 इसमें हो गई, अब तक कितनी हो गई? 8। और 3 ये हो गई, अब तक कितनी हो गई? 11। अब एक तो भोजपुरी इसमें से पहली आएगी बिहारी हिंदी में से, यानी कि भोजपुरी, मगही और मैथिली। यानी कि इसकी ट्रिक याद कर लो, MMB, यानी कि भोजपुरी, मगही, मैथिली। 11 हो गई, और बचा कौन सा एक? और कौन सी बची हमारी? एक राजस्थानी बची। जो राजस्थानी के अंदर कितनी आती हैं? राजस्थानी के अंतर्गत हमारी आती हैं, ओहो ये क्या बन गया, यानी कि राजस्थानी के अंतर्गत आती है हमारी 4। कौन सी? सबसे पहले याद रखो मारवाड़ी, जो कि हमारी मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? ये पश्चिमी राजस्थानी है। कौन सी? ईस्ट वेस्ट पश्चिमी राजस्थानी है। उसके बाद आती है हमारी कौन सी? मेवाती। मेवाती कहाँ बोली जाती है?
उत्तरी राजस्थानी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तरी। अब ध्यान से सुनना, और ये कौन से में आती है हमारी, यानी कि मालवी, मालवी, मालवी आती है। साथ ही हमारी दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि दक्षिणी राजस्थानी। और एक और बची, एक और आप बता दीजिए, वो है जयपुरी। कौन सी है, जयपुरी। अब जयपुरी कहाँ बोल, जयपुरी का दूसरा नाम बता दीजिए क्या होता है, दूसरा नाम होता है ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी ये कहाँ बोली जाती है, ईस्ट यानी कि पूर्वी राजस्थानी में। तो कितनी हुई, 11 4 15। अब 2 और बची, कौन सी हैं, ध्यान से सुनो, वो आती हैं पैसाची। ओ किसके अंतर्गत आती हैं, वो आती हैं पहाड़ी के अंतर्गत। कौन कौन सी हैं वो 2, नंबर 1 कुमाऊनी, कुमाऊनी, और नंबर दूसरी कौन सी है, नंबर दूसरी गढ़वाली, गढ़वाली। तो ये साथी मैंने आपको 17 बोली करा दी हैं। मैं आशा करता हूँ आप इन्हें नहीं भूलेंगे। और साथ ही समझ में नहीं आए थोड़ा कर वीडियो दोबारा कर देख लेना। और ये जो जानकारी एकदम सटीक जानकारी है, ऐसे 17 बोलियां इस प्रकार बटी हुई हैं। और मैंने आपको याद कराने के लिए इसमें ट्रिक भी बताई है कि ट्रिक क्या है। ठीक है साथी, अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम बिना समय गवाए। ये रहा, ये कैसे है, प्रश्न नंबर 2, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम। यानी कि शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले हमारा क्या आएगा, अनुस्वार। अनुस्वार सबसे पहले कौन से में है, मतलब इसमें तो नहीं है, ना तो बी होगा ना सी होगा, या तो हमारा ए होगा या फिर हमारा डी होगा। अब इसमें देखते हैं कौन सा प्रश्न ठीक होगा। अब देखो यहाँ से, फिर अनुस्वार के बाद क्या आएगा, से तो सब में कॉमन है। यहाँ से देखो कै और यहाँ से देखो चे से पहले कौन आता है, कै। तो चे से पहले कै आता था, कै कौन से में है, सकल। अभी यहाँ तक तो बात बनी हुई है और यहाँ भी बात बनी हुई है, अभी दोनों में बात चल रही है। फिर यहाँ पर हमारा कौन सा खत्म होगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब लड़ाई होती है इन दोनों पर, सबसे पहले चे आएगा या छम आएगा। तो आप एक गलती मत कर देना साथी, क्योंकि यानी कि 6 से पहले चे लगा दें, ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 6 क्षत्रिय हमारा जो ये 6 क्षत्रिय है, ये संयुक्त व्यंजन है, जो कैसे यानी कि कै धन से षटकोण से बनता है। कहते हैं ना कि 6 क्षत्रिय किसके वर्ण के बाद आती है, वो आती है कै कबूतर वर्ण के बाद। तो यहाँ कै के बाद ये आएगी 6। तो एकदम ठीक आंसर है ऑप्शन डी। तो यानी कि संतान सकल सक्षम सचल, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 3, मंदाकिनी की जलधारा अजसर रूप से प्रवाहित हो रही थी, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप बताओ। तो शुद्ध तो कैसे लिखी जाती है, शुद्ध तो ऑप्शन सी यानी कि अजस्वर ऐसे लिखी जाती है, अजसर। ठीक है, गलती नहीं करोगे ना साथी। हाँ, और मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ कवयत्री कैसे लिखी जाती है, कवयत्री ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, मैं पूछूं आपसे उज्ज्वल कैसे लिखी जाती है, उज्ज्वल ऐसे लिखी जाती है, ये आधा जय है साथी, आधा जय। ठीक है, उज्ज्वल। अगला प्रश्न आपके सामने, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, मक्षिका को तो मक्खी कहते हैं, तो ठीक जवाब हो ऑप्शन बी। अब मिट्टी को क्या कहते हैं, मृत्तिका कहते हैं, क्या कहते हैं, मृत्तिका। और मछली को तो क्या कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, मत्स्य। और मच्छर को क्या कहते हैं, मत्सर कहते हैं साथी, मत्सर। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग शुद्ध है, इंद्र, रति, सहस्त्र, मघवा। तो कौन सा शुद्ध है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा। घर निकेतन को भी कहते हैं, आयतन को भी कहते हैं, निलय को भी कहते हैं। यमुना, कालिंदी, भानुता, ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं, किसके, यमुना के। लेकिन जाह्नवी एक गंगा नदी का पर्यायवाची है, तो ये प्रश्न नहीं होगा। तो ठीक जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 6,
कौन सा गलत है, तो गलत। मूक वाचाल को कहते हैं हाँ जी, ये बोलते हैं, यानी कि ऐश्वर्य अनैश्वर्य यानी कि विपरीत विलोम शब्द हैं। और अभिज्ञ अनभिज्ञ, ठीक है साथी, अभिज्ञ अनभिज्ञ। अभिज्ञ अभिज्ञ की जगह हम विज्ञ भी बोल सकते हैं, यानी कि ऐसे भी इनका विलोम शब्द होता है, यानी कि भिज्ञ अनभिज्ञ, ठीक है। यानी कि अभिज्ञ और भिज्ञ ये दोनों एक ही शब्द हैं, और इनका विपरीत कौन सा होगा, अनभिज्ञ। एकदम ठीक है। और छली बहिरंग ये हमारा इस प्रश्न का ठीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है हमारा। और साथ ही मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं इसमें, क्या हमारा डाउट कहाँ रहता है, आपसे पूछ ले कि अल्पज्ञ का वो बताओ विलोम शब्द अल्पज्ञ, तो अल्पज्ञ का क्या बताओगे, इसका बनेगा बहु अज्ञ, यानी कि बहु अज्ञ, ठीक है। मैं आपसे पूछूं अज्ञ का विलोम शब्द बताओ, अज्ञ का क्या होता है, विज्ञ होता है। क्या होता है, विज्ञ। ओहो, यानी कि अज्ञ क्या होता है, विज्ञ। गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 7, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये किसके हैं, ये तो ऑप्शन बी अच्युत के हैं। किसके हैं, अच्युत। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 8, इनमें कौन सा शब्द युग्म का अर्थभेद सम्मिलित नहीं है, नहीं बताना है। तो नहीं बताना है तो बताओ क्या होता है, तरंग, यानी कि ये होते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द जहां वो शब्द वहां। तरंग लहर को कहते हैं हाँ जी साथी, तुरंग घोड़ा को कहते हैं हाँ जी, पथ रास्ता को भी कहते हैं, ये तो सही है, ये भी सही है। यानी कि पाथ्य स्वास्थ्य प्रदैव आहार, पाथ्य वो होता है जो हमें रास्ता के लिए भोजन जो ले जाया जाता है। और यहाँ से प्रश्न नंबर, तरणी युवती, नहीं साथी, तरणी को तो नाव बोलते हैं, जो कि इनका क्रम बदल दिया, और तरुणी को बोलते हैं युवती। यानी कि ये होता यहाँ जगह, ये तरुणी युवती होना चाहिए था यहाँ पर, और ये नाव होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये तब सही होता। लेकिन जो सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न का ठीक जवाब यही है। तो कौन सा ठीक जवाब है इस प्रश्न का, इस प्रश्न का ठीक जवाब यही है। कौन सा, यही। तो गलती नहीं करनी है साथी, ठीक है। और प्रसाद अनुग्रह को बोलते हैं, और प्रासाद भवन को बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर बड़ी की मात्रा है तो वो हो जाता है नाव, और जहाँ छोटी की मात्रा है जैसे तरणी, तो वहाँ हो जाता है सूर्य। जो दिखने में बड़ा वो छोटी मात्रा का, और जो दिखने में छोटी वो बड़ी मात्रा की, यानी कि तरणी, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 8, 9, बताओ क्या होगा इसका जवाब। आधी रात का समय, आधी रात का समय तो निशीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निशीत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, इनमें तंद्रालु में प्रत्यय कौन सा है, अल है, नहीं साथी। ये तंद्रालु कैसे बना हुआ होगा, ये तंद्रालु तो भाई साहब ऐसे बने होंगे, तंद्रा प्लस लू, यानी कि तंद्रालु, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 11, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो छाया का तो बहुवचन छाया ही होता है। छाओ मत कर देना, छाए मत कर देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 12, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, तो कौन सा भेद है, पहले तो ये बताओ अर्थ के आधार पर वाक्य होते कितने हैं, होते हैं 8 भेद होते हैं, जिनमें से 4 आपके सामने हैं, 4 मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से हैं। तो यानी कि इसमें पूछा नहीं ली अर्थात निषेध वाचक वाक्य, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। आज्ञावाचक वाक्य कौन सा होता है, जिसमें आज्ञा दे, जैसे कि तुम मुझे, जैसे कि मैं आज्ञा देता हूं आपके लिए, जैसे कि यहाँ बैठ जाओ,
बैठ जाइए, यहाँ से चले जाइए, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ऐसे हम मतलब किसी को आज्ञा देते हैं। निषेध के लिए आपको पता चल गया। मैं एक और बता देता हूँ निषेध के लिए क्या है, यानी कि वह खेलने नहीं आया। और प्रश्नवाचक क्या होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि हिमांशु क्यों हंस रहा है, विराट कोहली सर कहाँ गए हैं, ऐसे प्रश्न करे जाएं। और इच्छावाचक कौन सा होता है, जहां इच्छा, जैसे कि हम कहते ना है, अगर हम किसी बड़े बूढ़े यानी कि मतलब अपने से बड़े से हम नमस्ते करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, यानी कि भगवान करे आपकी यात्रा मंगल में हो, मतलब इच्छा है ये मेरी, आपकी दीर्घायु हो, आपकी नौकरी लग जाए, ये मेरी इच्छा है। बचे 4 कौन कौन से, वो आप बता दीजिए। क्या हमारा विधानवाचक होता है। 5वां नंबर विधानवाचक, जिसमें साधारण वाक्य होते हैं, जैसे नॉर्मली बोले जाते हैं, जैसे भारत एक देश है, जिला एक बुलंदशहर, यानी कि बुलंदशहर एक जिला है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं और मुझे बता दीजिए, यानी कि विस्मयादि बोधक, दूसरा विस्मया वाक्य, इसमें क्या होगा, इसमें पहचान होगी एक्सक्लेमेटरी इसकी, आह कितना सुंदर दृश्य है, ओह मौज कर दी, छी कितनी गंदगी है यहाँ, ऐसे बोलते ना। और मैं बोलूं आपसे तीसरा नंबर कौन सा, तीसरा नंबर तो हमारा होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक कैसे, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, संकेत दिखा रहा है। और चौथा नंबर आपके सामने होता है हमारा संदेहवाचक, शायद कल्पना रात में सोई होगी, शायद विजय रात में आए होंगे, तो गलती नहीं करनी है। मैंने अर्थ के आधार पर बता दिया आपको 8 होते हैं। और पूछे सबसे महत्वपूर्ण बात कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं वाक्य 3 प्रकार, 3, वो कौन कौन से, यानी कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य या तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य या साधारण वाक्य कैसे, वो ऐसे, मुकेश पढ़ता है, मुकेश खाता है, राम जाता है, मतलब ऐसे जो साधारण बोले जाते हैं एक लाइन में। अब संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य में किसका को और, यानी कि एक वाक्य को जोड़ने का काम करे दूसरा वाक्य। जैसे कि ध्यान से सुनो, यानी कि वह सुबह गया और शाम को वापस आ गया, राधा खाना खाती है और बाद में टहलने जाती है, तो वहां और शब्द आया वो जोड़ दिया। और रही बात तीसरा मिश्रित वाक्य, यानी कि दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर प्रधान मतलब आश्रित रहता हो। जैसे कि ध्यान से सुनना एग्जाम्पल, यदि परिश्रम करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। पहले परिश्रम करना मतलब सफल होना किस पर डिपेंड कर रहा है, ये किस पर, यानी कि परिश्रम करने पर। जो ही उसने दवा पी वह सो गया, यानी कि सोया कब, पहले उसने दवा पी है। तो इतनी चीज समझे, गलती नहीं करनी है साथी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 13, लिंग की दृष्टि से दही एक क्या है, दही पी मत कर देना, ये एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि दही पिया। ठीक है, मठा हुआ, ये हमारा मठा छाय, ये हमारी क्या है, ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, ये दही एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, लिंग हमारे हिंदी भाषा में कितने हैं, 2, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। और संस्कृत में पूछने लगे तो संस्कृत में होते हैं 3, तीसरा कौन सा होता है, उभय लिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 14, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, क्रोधी नहीं साथी। चिंता खाई जा रही है, मन में खाई जा रही है, क्या चिंता को आप प्लेट में परोस दोगे, ये हमारे प्रिय नवीन सर का डायलॉग है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो प्लेट में परोसी ना जा सके, जो अदृश्य होती है, जो नहीं दिखाई देती। जैसे कि प्रेम हुआ और गुस्सा हुआ, ऐसी हम, ठीक है। और
ऐसे हमारी संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? नॉर्मली 5 प्रकार की, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, प्राचीन पूछे तो 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, आधुनिक पूछे तो 5 प्रकार की, अर्थात उसके आधार पर पूछे मतलब संज्ञा यथार्थ के आधार पर 2 प्रकार की। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 15, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। कैसे भगाया? डाकुओं को। कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गलती नॉट अलाउड, यहां पर ठीक जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, कर्ता कारक मुझे बताओगे? कर्ता, जैसे राम ने पत्र लिखा, मतलब राम पत्र लिखता है, ये कर्ता कारक हुआ। कारण कारक वो होता है जो साधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे रोशनी बस से स्कूल जाती है, किससे जाती है वो साथी? बस से। और संप्रदान वो होता है जैसे कि कौन सा होता है? जैसे कि अध्यापक बच्चों के लिए गिफ्ट देते हैं, तो के लिए संप्रदान कारक हो गया। प्रश्न नंबर 16, जो क्रिया अभी हो रही हो, तो अभी हो रही हो तो वो अपूर्ण वर्तमान काल होगी, यानी कि चल रही है क्रिया। ठीक है, काल कितने प्रकार के होते हैं हमारे? काल होते हैं हमारे 3 प्रकार के, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने 17, रोगी चल नहीं सकता। रोगी तो भाववाचक रूपांतरण में रोगी से चला नहीं जाता, यानी कि प्रश्न देखो तो रोगी से चल नहीं पाएगा, तो ठीक जवाब होगा 17 का होगा ऑप्शन ए, यानी कि रोगी से चला नहीं जाता। प्रश्न नंबर 18, अफसोस मैं नहीं जा सका। अफसोस, वो अफसोस मतलब अफसोस मैं नहीं जा सका, संबोधन सूचक अव्यय नहीं साथी। आश्चर्य की बात हो रही है? नहीं। हर्ष यानी कि खुशी की बात हो रही है? नहीं, यानी कि शोक सूचक अव्यय की बात हो रही है। ठीक है, किसकी? शोक सूचक अव्यय। अब मैं पूछूं अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय होते हैं हमारे कितने प्रकार के? अव्यय होते हैं हमारे 4 प्रकार के। ठीक है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4। 5वां हम निपात रख सकते हैं, निपात भी अव्यय के अंतर्गत आता है, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये करना है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? ये आपके अब ये होते हैं। नंबर 1 को ध्यान से सुनो साथी, अव्यय कौन कौन से होते हैं। यानी कि सबसे पहले एक हमारा होता है क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरा होता है हमारा यानी कि संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है विस्मयादिक बोधक अव्यय। तो ये जितने भी संबोधन सूचक, शोक सूचक, आश्चर्य सूचक, हर्ष सूचक, ये किसके भाग हैं? ये है विस्मयादि बोधक अव्यय के भाग हैं। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है साथी। और मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ कि क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें दिए गए वाक्य में कैसे शब्द का प्रयोग करके पता चलता है, जैसे राम धीरे धीरे स्कूल जाता है। कैसे जाता है? धीरे धीरे। अगर दूसरा वाक्य बोलूं तो मैं दूसरा हो गया हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में कब उस शब्द का प्रयोग से पहचान होती है, जैसे कि राम स्कूल से घर आया। राम 8 बजे स्कूल, ध्यान सुनो साथी, राम 2 बजे स्कूल से घर आया, तो कितने बजे आया? कब आया? 2 बजे। ठीक है, और साथ ही मैं आपसे पूछूं कि परिमाणवाचक अव्यय अब क्रिया विशेषण, तो उसमें हम कितना शब्द का प्रयोग करके, जैसे कि सीता जी बहुत खाती हैं, तो कितना खाती हैं? बहुत खाती हैं। मैं आपसे बोलूं स्थानवाचक,
जैसे कि वह आगरा गया, कहाँ गया? आगरा गया। गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर आपके सामने 19। साथी अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद लग रही हो, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो क्रिया विशेषण, अभी मैंने क्रिया विशेषण की पहचान बताई थी कैसे, तो देख लो कौन से में कैसे। मैं कल नहीं जाऊंगा, कब नहीं जाऊंगा? कल नहीं जाऊंगा, ये तो कालवाचक है। वह फूल सुंदर, यह फूल सुंदर है, आज हम स्कूल जाएंगे, तो इसमें ठीक जवाब है, यानी कि वह धीरे धीरे बह रही है, हवा धीरे धीरे बह रही है। कैसे बह रही है? धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने, अक्षोहिणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि अक्षधन उहिनी। तो ये ठीक हमारा वृद्धि संधि का एकदम जबरदस्त बढ़िया उदाहरण है। हमारी संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है हमारी 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? वो तो साथी हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। जैसे कि दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आपको गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, अन्यास में समास। अन्यास में समास क्या? नए समास है। 21 प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन, बोल दो ना जल्दी से साथी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि नए समास, नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है साथी है। अब द्विगु समास कौन सा होता है? जहां प्रथम संख्यावाचक आए, जैसे कि चौराया, 4 राहों का समूह, यानी कि 4 सड़क। ऐसी द्वंद्व समास जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, जैसे कैसे? माता पिता, यानी कि माता और पिता, तो ये दोनों पद प्रधान हो गए। पाप पुण्य, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, लंबा छोटा, ऐसे। कर्मधारय, जैसे कि कौन सा? यहाँ में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में एक कंडीशन लगी रहती है। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है तो वहाँ टिक हम बहुब्रीहि समास पर करेंगे। जैसे कि दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात कौन? रावण, तो वहाँ हम ऐसे कर्मधारय के समान के रूपी ये जो शब्द आते हैं, यानी कि एक हमारा विशेषण और एक हमारा विधेय, तो वहाँ कौन सा होता है? हमारा कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप होना, ये तो मुहावरा है। आस्तीन का सांप होना यही मुहावरा, तूती बोलना यही मुहावरा है। लेकिन ठीक जवाब क्या है इस प्रश्न का? ठीक जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 23, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम, वेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता? तो नहीं करता, पूर्ण विराम करता है, हाँ जी साथी। अल्प विराम ये होता है, हाँ जी। उद्धरण चिन्ह कतई सही बातें होते, लेकिन ये नहीं करता भाई साहब। योजक चिन्ह तो ऐसे लिखा होता है हल्का सा, और थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो वो कौन सा चिन्ह हो जाएगा हमारा? बताओ कौन सा हो जाएगा हमारा? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक का ये होता है, ठीक है साथी। प्रश्न नंबर आपके सामने 24, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य अभी मैंने बताया कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने? 3। तो इस मिश्रित वाक्य वो होता है जो पहले शब्द पर दूसरा शब्द निर्भर रहता हो। अब देख लो कौन से में है। उसमें न पत्ते थे न फूल थे, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यानी कि उसने पहले सुना होगा ना, यानी कि साथी बताओ उसने पहले सुना होगा, जब तो वो बता रहा है कि हमारे देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो ठीक जवाब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ता, ये नहीं। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानना, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 25, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं,
वारी फेरी वली गई जित देखूं तित तू। तो इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अशांत रस। प्रश्न संख्या 26, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है कौन से मुक्तक छंद में लिखी हुई है? कहां से साथी? मुक्तक छंद में। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाय, झूके कूल सो जल परसन हित मनु स्वाय। इस कविता में प्रथम ध्यान से देख लें साथी, प्रथम तरनी तनुजा तट तमाल तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। रूप अलंकार वहां होता है जहां एक शब्द जोड़ने का काम करता है, जैसे चरण कमल वंदो हरिराई। उत्प्रेक्ष अलंकार वहां होता है जहां कहाँ मनहू मानहू जानहू जनेहू ऐसे शब्द हैं, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात और मनहू नीलमणि आत्पयो परयो प्रभात। और यमक अलंकार कौन सा होता है? जहां एक शब्द या एक से अधिक शब्द आए और उनका अर्थ भिन्न हो, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, एक यहाँ पर हो गया घमंड और एक घटा हो गया घटना। और यहाँ पे बोल दूं मैं कि सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना हो गया अपना श्रृंगार करना, किसके प्रति? सजना के लिए, अपने पति के प्रति। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 28, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी और आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये पंक्ति किसने लिखी है? मतलब ये पंक्ति किस में है? तो ये किस में है साथी? बताओ इस प्रश्न का ठीक जवाब। ये हमारी यशोधरा। ठीक है, यशोधरा। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। यह पंक्ति किस पुस्तक में लिखी है? यशोधरा। यशोधरा हुआ, साकेत हुआ, ये किसकी है साथी? मैथिली शरण गुप्त की। और कायामनी जयशंकर प्रसाद की। मैथिली शरण गुप्त में कौन सी नहीं है? अभी देखो साथी प्रश्न आया वही देखो, यशोधरा साकेत। अब इसमें मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, साकेत होती है, जयद्रथ होती है, यशोधरा होती है। कायामनी भी किसकी बताई थी? जयशंकर प्रसाद की बताई थी। ऐसी सारे क्वेश्चन याद दे, जितनी आंखन के बारे प्रश्न निकल जाएंगे ऐसे याद होते चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 30, एक बूंद सहसा उछली किस विद्या की रचना है? तो किसकी है? यात्रा वृत्तांत की है। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 31 ये रहा, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या मंगलसूत्र था? जल्दी बताएं। बिल्कुल साथी, मंगलसूत्र था। यानी कि उपन्यास के पापा कहे जाने वाले कौन है? प्रेमचंद। गबन भी इन्हीं का, रंगभूमि भी इनका, सेवा सदन भी इनका, लेकिन मंगलसूत्र इनका अधूरा रह गया था। अगला प्रश्न 32, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किसको मिला? प्रेमचंद को नहीं मिला, प्रसाद जी को नहीं मिला, तो फिर किसको मिला? बताओ किसको मिला? निराला जी को नहीं मिला। तो ठीक किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत जी को, चिदम्बरा पर 1968 में। पहली महिला कौन है भारतीय जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वो थी हमारी महादेवी वर्मा जी, जिन्हें यामा पर मिला 1982 में। ठीक है साथी, आइए गद्यांश आ गया। गद्यांश को पढ़ते हैं, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो साथी, फिर इसको हम पढ़ते हैं, फिर हम इसके प्रश्न करते हैं। ओहो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, जल्दी से ले लो इसके स्क्रीनशॉट। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की एक प्रसिद्ध को अपनापन विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्र में पूरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। तो आगे चलते हैं। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की प्रसिद्ध विशेष रूप में उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों का वाड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योग के विकास के लिए भी सहकारिता की
प्रवृत्ति बहुत लाभकारी। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के एक सिद्धांतों की इन विशेषताओं को सृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये रहे आपके सामने प्रश्न, बताओ इसका क्या जवाब होगा। यानी कि उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो शीर्षक कौन सा है, तो 33 नंबर का ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सहकारिता में लाभ। देखो ये रहा साथी, सहकारिता में लाभ आपने अभी पढ़ा था। सहकारिता के प्रवृत्ति बहुत लाभकारी है। ठीक है, ये रहा। प्रश्न नंबर 34, सहकारिता का अर्थ है सहानुभूति पूर्वक कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना, या दूसरों के लिए कार्य करना, अपनी प्रगति के लिए काम करना। तो ठीक जवाब है यानी कि मिलजुल कर कार्य करना। गलती नहीं करनी है। 35 नंबर आपके सामने। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता अधिकाधिक उपयोग किए जाने चाहिए, तो किया जाना चाहिए यानी कि कृषकों की दशा सुधारने के लिए या फिर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए। तो ठीक जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 36, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है कि छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। क्या ठीक जवाब है ये? हाँ जी बिल्कुल साथी, एकदम ठीक जवाब है ये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37 और हिंदी का अंतिम प्रश्न, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, तो किसका उद्धार कर सकती है? ये तो उनका उद्धार कर सकती है, यानी कि कौन सा होगा? उन्हें एक सूत्र में पिरोकर उनका आर्थिक स्तर विकसित कर। तो ठीक जवाब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओहो, ये क्या बना दिया, डी। तो साथी अपना स्कोर बताएं, आपका स्कोर हिंदी में क्या रहा। और चलते हैं अपने जीएस के प्रश्नों की तरफ। बहुत जल्द, बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम अपना। सामान्य ज्ञान भाग 2। दुख से न घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। साथ ही आपको डरना नहीं है और अंतिम समय तक इस संघर्ष की लड़ाई को लड़ना है और जीत हासिल करनी है। तो अपने प्रश्न 38 की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 38 में। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोगो सागर 23, कौन सा? भारत और बांग्लादेश ने कौन सा? बोगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉरपोरेट का आयोजन, यानी कि कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? इस प्रश्न का ठीक जवाब हमारा कहाँ है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में। कहाँ है साथी? विशाखापट्टनम में। वहां क्या था ध्यान रखना है? बोगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉरपोरेट। ठीक है, ठीक है। अब याद रख लो, विशाखा जी को कौन मिल गया? सागर मिल गया। तो वो सागर को देखकर क्या हो गई? गश्त, यानी गश्त माने मूर्छित होना, गिरना, गिर जाना, और कॉरपोरेट यानी कि और ऐसी, मतलब विशाखा जी सागर को देखकर क्या हो गई? गश्त हो गई। ऐसे हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और भारत और बांग्लादेश ने ये क्या? प्रश्न नंबर 39 आपके सामने।
भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो कौन सी है? ये मस्तिया 6000 है। कौन सी है? मस्तिया 6000। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 40, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लो साथी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो बता दो कौन सा है? वो तो सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ठीक जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने 41, हाल ही में गुजरात सरकार ने किस राज्य मछली घोषित किया है? यानी कि राज्य मछली को घोषित किया है, वो क्या है? घोल मछली को। किसको साथी? घोल मछली। आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये रहा हमारा इस प्रश्न का ठीक आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर आपके सामने 42वां, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो कौन है? क्या सुधा मूर्ति है? जल्दी बताओ कौन सी है? ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति यानी कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड्स, यानी कि कौन सा अवार्ड्स मिला था? ग्लोबल इंडियन। अब देखो ध्यान से सुनो साथी, हमारे इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा मूर्ति की पूजा करते हैं, यानी कि हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा किसकी पूजा करते हैं? मूर्ति सॉरी साथी, मूर्ति नहीं, मूर्ति। अब मूर्ति चाहे तो राम भगवान की हो सकती है, चाहे भोले बाबा की हो सकती है, और चाहे तो माँ शेरो वाली की हो सकती है, या फिर अन्य किसी देवी देवता की हो सकती है। जिसकी जैसे प्रतिभावना ऐसे अपनी पूजा करते हैं। अब सावन महीना चल रहा है, तो अब भोलेनाथ की अधिक से अधिक पूजा करी जा रही है, क्योंकि कावड़िया लेकर आ रहे हैं हरिद्वार से। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में शामिल है? तो कौन सा है? क्या शामली है साथी? बिल्कुल ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, शामली, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। मैं पूछूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो तो हमारा हापुड़ है। और सबसे बड़ा कौन सा है? वो है हमारा लखीमपुर खीरी। गलती नहीं करनी है। प्रश्न 44, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया? क्या 1948 में क्या था? बिल्कुल साथी ठीक जवाब होगा 1948। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को पहचाने। मतलब सम्मिलित करना है हमें। क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो कर दो तो साथी, कौन सी दिक्कत है? भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ है? तो भारत खंडे क्या 1926? बिल्कुल सही बात है साथी, भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ है? 1926 में इसकी स्थापना हुई। राज्य ललित कला अकादमी 1962, बिल्कुल ये भी ठीक है, 1962 में स्थापना हुई किसकी? राज्य ललित अकादमी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, बिल्कुल साथी ठीक जवाब 1963 में हुई थी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। और भारतेंद्र नाटक अकादमी 1975, बिल्कुल ठीक जवाब। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि 12 34। भारत खंड संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंद्र नाटक अकादमी 1975। प्रश्न नंबर 46, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो कितने हैं? 16 में से कितने हैं हमारे उत्तर प्रदेश में? 8 हैं क्या? बताओ साथी। बिल्कुल ठीक आंसर है, 8 ही हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली शो के रूप में मनाती है? ये तो थारू जनजाति मनाती है।
दिवाली पे और सब खुशियां मनाते हैं, ये तो शोक मनाती है। क्या मनाती है? शोक, विलाप करती है। 38 प्रश्न नंबर। कवयत्री, देख लेना साथी, वर्तनी दृष्टि से कवयत्री ऐसे लिखा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? ये तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल ठीक जवाब। महादेवी वर्मा जी को यामा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया गया? तो कौन सा मिला? जीवन रक्षा पुलिस कौन सा है साथी, बताओ। प्रश्न नंबर 49 का ठीक जवाब, यानी कि प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया है गृह मंत्रालय द्वारा। जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया है। अगला 50वां प्रश्न आपके सामने। ये रहा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोबिली वीणा कर्नाटक शास्त्र संगीत में इस्तेमाल की जाने वाला एक वृहत खिंचाव वाला तंतुवाद्य यंत्र है। क्या ठीक जवाब है साथी? बताओ, क्या ठीक जवाब है? बिल्कुल ठीक जवाब है। बोबिली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया जाता है, ये भी ठीक है। तो यानी कि बोबली वीणा जो है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना है साथी। तो ठीक जवाब है ऑप्शन ए, 1 सही 2 सही दोनों सही। प्रश्न नंबर 51 क्या है? ये रहा, बताओ इस प्रश्न का ठीक जवाब। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या ज्ञात है? क्या म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? जल्दी बताओ साथी। बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन ए, कयात। नाइरा मुद्रा किसकी है? वो है नाइजीरिया की। और क्रोन किसकी है? तो क्रोन भी बता दीजिए, वो है नॉर्वे की। और मुझे इसे भी बता दीजिए कि रियाल किसकी है? रियाल तो ओमान की है। अगला प्रश्न आपके सामने, 53। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी? ये तो प्लेइंग टू विन, ये तो सोनिया मिर्जा की है, ठीक है ना? नहीं साथी, ये साइना नेहवाल की है। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि साइना नेहवाल। अगर मैं पूछूं साइना नेहवाल की ये है, तो सानिया मिर्जा की बता दीजिए। सानिया मिर्जा की कौन सी है? अजी सानिया मिर्जा की तो एस अंगेस्ट ऑड्स है, एस अंगेस्ट ऑड्स। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, 53। पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध राज्य से है। तो गोटीपुआ कहाँ से है? जल्दी बताओ। गोटीपुआ तो हमारा ओडिशा से है। गोटी को लेकर उड़ गया कौन? परंपरा गोटी को लेकर उड़ गया। भारतीय स्काइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये तो साथी गुलबर्ग में है। गुलबर्ग से याद रखो, गुलाब का फूल। और गुलाब का फूल कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों पर पाए जाते हैं, ऐसे हम याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 55। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो हवाओं का देश तो साथी डेनमार्क को कहा जाता है। यानी कि जो डॉन बनता है तो हवाओं में अपने क्या बटनों को खोलकर चलता है, अपनी शर्ट के बटन को खोलकर चलता है। कैसे? कि मैं डॉन हूँ, यानी कि डॉन अपनी डॉनगिरी दिखाता है, वो तेज हवा में बटन को खोलकर चलता है। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत व्यवस्थाओं पर निजी व्यक्तियों
या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। तो ठीक जवाब क्या है? तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा, जल्दी बताओ साथी, ऑप्शन बी होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ है? भारत में। पूंजीवादी कहाँ है हमारी? यूएसए अर्थात अमेरिका में। आपको गलत साम्यवादी क्या चीन में है? अगला प्रश्न आपके सामने जीएसटी से, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। प्रश्न नंबर 57, जीएसटी की अधिकतम दर कितनी होती है? अधिकतम देखो, सबसे न्यूनतम होती है 0%, फिर 5%, फिर 12%, फिर 18% और फिर 28%। तो अधिकतम पूछिए तो बता दो, तो अधिकतम कौन सी है? 28%। जीएसटी की बात करूँ तो अंक कितने होते हैं? 15। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब आई थी? 1 जुलाई 2017 में आई थी, 2017 में। और अंतिम कौन सा राज्य था? जम्मू कश्मीर। और पहला राज्य असम था और पहला देश फ्रांस था जो 1954 में लाया जीएसटी। प्रश्न नंबर 58, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित हैं? वो तो त्रिपुरा के हैं। जैसे कि देखो, मैं मैप बनाकर दिखाता हूँ आपको, एक बढ़िया सा। मतलब 3 तरफ यहाँ हमारा त्रिपुरा होगा, तो ये 3 तरफ से हमारा ये है गिरा हुआ है, यानी कि कौन सा? त्रिपुरा। ये हमारा भारत का मैप प्यारा सा। प्रश्न नंबर आपके सामने 59, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? तो वो कौन सी है? अजंता। कहाँ है? अजंता। अजंता महाराष्ट्र में, और लोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं, और भीमबेटका की गुफाएं वो मध्य प्रदेश में है। गलती नहीं करनी है। सतपुड़ा की पहाड़ी किसके बीच? 2 नदियों के बीच पाई जाती है। कौन सी? एक नर्मदा और एक ताप्ती नदी। तो गलती नहीं करनी है, दोनों हमारी अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर गिरती हैं। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वांदे की भूमि के रूप में जानते हैं? तो मिड्डा नाव। वादा किससे करते हैं? मिड्डा बेटा, अपने बेटे से तो वादा करते हैं पिता कि बेटा इस बार वर्दी में आओगा ना? जी पापा, मैं इस बार वर्दी में आऊँगा, आप चिंता मत करो, मैं संघर्ष करूँगा। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पिंगमी, कांगो बेसिन, ये जसाती जनजाति हैं। पिंगमी जनजाति, कांगो बेसिन, बिल्कुल ठीक। अंगामी, नागालैंड भारत, और एनु, बिल्कुल ठीक, जापान। क्या किर्गिज सूडान में है? नहीं साथी, किर्गिज तो मध्य एशिया में है। कहाँ है साथी? बिल्कुल बताओ, कहाँ है? मध्य एशिया में। आपको गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कमेंट स्क्रीन पर। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थक थे? वो थे पहले। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे थे अजीत नाथ। कौन से थे? अजीत नाथ। अगर 23वें कौन से थे हमारे? 23वें कौन से थे साथ? ये पहले नहीं थे, ये पहले नहीं थे, मैंने आपको गलत बता दिया, ये पहले नहीं थे। ये कहाँ है? पार्श्वनाथ। अब मैं इसको दोबारा कर बताता हूँ, इसको अभी क्लियर करता हूँ, गलती से टिक हो गया साथी। ये हमारे पार्श्वनाथ 23वें थे। कैवें थे? 23वें। और पहले तो हमारे कौन से थे? पहले हमारे ऋषभ वेद थे। 24 में हमारे वो हैं महावीर स्वामी, ठीक है। द्वितीय हमारे अजीत नाथ। प्रश्न नंबर 63, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से
किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? ये तो शाहजहां ने करवाया। किसने? शाहजहां ने। और शाहजहां ने शीश महल का निर्माण भी करवाया, दीवाने खास का भी निर्माण करवाया, दीवाने आम का भी निर्माण करवाया, और आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? ये भी शाहजहां ने बनवाया। प्रश्न नंबर 64 आपके सामने क्या है? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 2022 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो वो था चोरी चोरा घटना। ये कब चला था? ये चला था साथी 4 से 5 फरवरी। और लिया वापस कब? ये लिया था हमारा 12 फरवरी 1922 में। आपको गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सा भारत के स्वतंत्र आंदोलन के लाल वाल पाल में से एक है? सबसे पहले ये देखो, ये कौन से दल के हैं? ये साथी गरम दल के हैं। कौन से दल के हैं? गरम दल के। अच्छा, पाल फोर लाला लाजपत राय, बाल फोर बाल गंगाधर तिलक, और पाल फोर कौन होते हैं? बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें बताना है कि कौन से भारत के स्वतंत्र आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक हैं? तो लाला लाजपत राय हैं। सीधी सी बात है। तो ठीक जवाब होगा इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन 65 का क्या होगा? बी होगा, यानी कि लाला लाजपत राय। प्रश्न 66 आपके सामने क्या है? निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो द्वैध शासन कब आया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। कब आया था? 1935 में नहीं, भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। यानी कि कौन लेकर आए थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारने के लिए प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत करी गई। प्रश्न नंबर 67 आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों में है? मूल अधिकार कौन से में? भाग 3। पहले भाग में क्या? भारत राज्यों का संघ, और भारत एक राज्य क्षेत्र राज्यों का संघ होगा। दूसरे में नागरिकता, सिटीजन, नागरिकता, और तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? ये तो हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 68, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 34। ठीक है साथी। प्रश्न नंबर 69 आपके सामने, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? वो है नीति आयोग। जो हम नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? कौन? प्रधानमंत्री। इस समय कौन है? पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफर इंडिया, यानी कि नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। जीएसटी एक वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं? वो तो लोकसभा के कौन करते हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं, जो तीनों सेना, थल, जल थल और वायुसेना के कमांडर होते हैं। प्रश्न नंबर 72, मानव ए रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अच्छा, पीएच मान की पीएच मतलब इसकी खोज किसने की थी? एचपी सोरेनसन ने करी थी।
73 भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का। किसका किया जाता है? एनीमोमीटर तो विद्युत धारा को मापता है। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा, बैक्टीरिया में कौन से जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? क्या कुष्ठ रोग है? बिल्कुल साथी, कुष्ठ रोग है। रेबीज तो एक कुत्ते के काटने के कारण होता है। प्रश्न नंबर 75 आपके सामने कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप अपना स्कोर बताएं क्या रहा, और अपना ये बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट तीसरे के साथ। चलते हैं साथी। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। अपना साथी ध्यान रखना। अपना स्कोर जरूर बताकर जाना कि हिंदी और जीएस में आपका क्या स्कोर रहा।